से जुड़ी बड़ी खबर। अनंत सिंह समर्थक और सोनू मोनू गिरोह के बीच फायरिंग मामले में चौथी एफआईआर दर्ज हुई है। सोनू मोनू की मां मुखिया उर्मिला देवी पर एफआईआर दर्ज की गई है। सोनू मोनू के पिता प्रमोद पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। घायल उदय यादव ने यह पूरा मामला दर्ज कराया है। जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट की ये धाराएं लगी हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक इस पूरे मामले में 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अब जो 2 एफआईआर नई ऐड हुई हैं उनमें सोनू मोनू की मां मुखिया उर्मिला देवी और सोनू मोनू के पिता प्रमोद पर एफआईआर दर्ज की गई है। घायल उदय यादव ने यह पूरा मामला दर्ज कराया है। जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट की धाराएं उन पर लगाई गई हैं। तो मुखिया उर्मिला देवी पर भी एफआईआर हो गई है। इसके अलावा सोनू मोनू के पिता पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। मोकामा में फायरिंग की घटना के बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पुलिस ने अनंत सिंह पर फायरिंग के आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही फायरिंग के आरोपी अनंत सिंह के नजदीकी माने जाने वाले रोशन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, अनंत सिंह का ठिकाना एक बार फिर से पटना का बेऊर जेल हो गया है। 22 जनवरी की शाम मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में फायरिंग हुई थी। फायरिंग को लेकर हुए एफआईआर के बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। क्यों सरेंडर किया है? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। हाँ। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं। आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। अनंत सिंह की जेल जाती इन तस्वीरों के साथ मोकामा शूटआउट का चैप्टर क्लोज हो गया, या ये मोकामा में एक नए गैंगवार के शुरू होने के पहले की शांति है। क्योंकि बुधवार की शाम जिस ढंग से अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच गोलीबारी हुई, उसने 90 के दशक के बिहार की याद ताजा कर दी। घटना के 2 दिन बाद भी दोनों ही पक्ष के तेवर टाइट हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसलिए बार बार आग्रह करते हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होवे। माननीय जो विधायक भूतपूर्व हैं उनकी गिरफ्तारी तय की जाए। बुधवार की शाम जिस व्यक्ति के घर का ताला खुलवाने अनंत सिंह गए थे और जिसके घर का ताला खुलवाने की वजह से गोलीबारी हुई, उस व्यक्ति के घर पर शुक्रवार की सुबह फायरिंग की खबर आई। आरोप सोनू मोनू गैंग के ऊपर लगा। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से गोलियों के खोखे बरामद हुए। सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गोलीबारी की घटना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग के आरोपी सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अनंत सिंह के करीबी रोशन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अनंत सिंह ने खुद सरेंडर किया और जेल चले गए। एक बार फिर वही सवाल है कि पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों के जेल जाने के बाद क्या मोकामा शूटआउट का चैप्टर क्लोज हो गया है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दानापुर से, जहां शाहपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक का हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। शाहपुर के अपर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पिछले दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा था। इसमें एक व्यक्ति अभिषेक कुमार, जो ग्राम व्यापुर और थाना मरेर जिला पटना का रहने वाला है, बाद में पता चला हम लोगों को, वो एक बगीचे में पेड़ के नीचे सरेआम हथियार लहरा रहा है और डर का माहौल सोसाइटी में पैदा कर रहा है। तो जब वीडियो हमारे पास आया पुलिस के पास, तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देश में हम लोगों ने इसमें एक अपना टीम बनाई, जो हमारी टीम पहले से कार्य करती है, और इसको हमने इसके मनेर थाना के अंतर्गत से गिरफ्तार किया है। खबर कटिहार से, जहां पुलिस नशे के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस को पिछले 2 दिन में 2 सफलता मिली। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्रों से प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने साथ ही गांजे की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 300 ग्राम स्मैक और 1179 लीटर प्रतिबंधित कप सिरप को जब्त किया है।
इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को एक डायरी भी बरामद हुई है, जिससे पूरे सीमांचल में नशे के नेटवर्क में शामिल वीआईपी लोगों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। वो मिली हैं पिछले 2 दिन के अंदर। पहले तो 21 तारीख को हमें एक टिप ऑफ मिला था कि कोडीन का बड़ा सप्लायर है जो कि बड़ा कंसाइनमेंट मंगाया है। उसी क्रम में हम लोगों ने 2 लोगों को एप्रीहेंड किया। इन लोगों को 2 गाड़ियों के साथ एप्रीहेंड किया गया, जिसमें लगभग 300 ग्राम स्मैक और 40 बोतल कोडीन प्राप्त हुई। टोटल अमाउंट लगभग 1189 लीटर है। अनुमानित मूल्य इसका लगभग 20 से 25 लाख के बीच में रहा होगा। जो स्मैक हम लोगों को बरामद हुआ है उसका अनुमानित मूल्य लगभग 4 लाख रुपए है। टोटल लगभग 25 से 30 लाख का सामान ये पूरा बरामद हुआ है। साथ में हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स ही मिले हैं, कुछ डायरीज ही मिली हैं, जिसमें हम लोगों को कुछ लोगों के नाम मिले हैं जो कि इस पूरे एनडीपीएस के क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। और खबर किशनगंज से, जहां रेलवे कॉलोनी में एक महिला पर धोखाधड़ी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक महिला ने अपनी बेटी की शादी का बहाना बनाया और कई महिलाओं को विभिन्न फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलवाया और फिर पैसों के साथ फरार हो गई। आरोपी पर 20 लाख की ठगी का आरोप है। स्थानीय पीड़ित महिलाओं ने मामले को लेकर हंगामा किया, साथ ही परिजनों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। आक्रोशित पीड़ित महिलाओं ने आरोपी के घर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। थानाध्यक्ष के मुताबिक पीड़िता ने अभी तक आवेदन नहीं दिया है। आवेदन देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उठवा लिया, पैसा दिया ना, बोले ब्याज देंगे, ब्याज भी नहीं दे, कुछ नहीं दिया, लेके भाग गया पैसा। कितना पैसा था? दिया ना, 2 लोन का पैसा। कितना पैसा था? 80,000। 80,000। हाँ। खबर दानापुर से, जहां पुलिस ने रंजीत कुमार हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने साजिशकर्ता अरुण डीएफसी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रंजीश की हत्या की साजिश दानापुर थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में हुई थी। दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अरुण नाम की एक गैंग संचालित करता था, जिसमें युवकों को शामिल कर उनसे हथियार लहराते हुए वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता था। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा था। इसमें एक व्यक्ति अभिषेक कुमार, जो ग्राम व्यापुर और थाना मरेर जिला पटना का रहने वाला है, बाद में पता चला हम लोगों को, वो एक बगीचे में पेड़ के नीचे सरेआम हथियार लहरा रहा है और डर का माहौल सोसाइटी में पैदा कर रहा है। तो जब वीडियो हमारे पास आया पुलिस के पास, तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देश में हम लोगों ने इसमें एक अपना टीम बनाई, जो हमारी टीम पहले से कार्य करती है, और इसको हमने इसके मनेर थाना के अंतर्गत से गिरफ्तार किया है। बिहार में बिजली खपत की निगरानी शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। राज्य के ट्रांसफार्मर में मीटर लगा है। 2,30,000 से ज्यादा ये मीटर लगाए गए। राज्य में कुल 3.5 लाख मीटर रहे। अगले 3-4 महीने में राज्य के सभी ट्रांसफार्मर में मीटर लगाने का काम पूरा होगा। मीटर लगने से राज्य में हो रही बिजली चोरी पर लगाम लग सकेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर खपत की निगरानी को लेकर ट्रांसफार्मर में मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खबर कटिहार से, जहां के अहमदाबाद में नाव हादसे में अब तक 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। अभी भी कई लोग लापता हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर ने अहमदाबाद में गदाई दियारा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि नाव के ओवरलोडिंग इस इलाके में एक बड़ी समस्या है। गोताखोरों को भी धन्यवाद दूंगा, जो उस क्षेत्र के मछुआरे हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, और एसडीआरएफ की टीम को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 10 जो लोग मृत हो गए उसमें 9 डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। एक और रिकवर हो गया था, लेकिन वो डेड बॉडी बाहर नहीं आया था, तो एक और रह गया है। और हमारी सरकार की ओर से जो मुआवजा तय है 4 लाख रुपया प्रति परिवार, जो उनके परिजन हैं, उनको दिया जा रहा है। बहुत सीधे तौर पर निगरानी रखना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमने कहा भी है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। जान माल का क्षति एक दुखद, पर जिस प्रकार से ओवरलोडिंग होती है, तो प्रशासन के द्वारा वो
जो घाट है वो काफ़ी लंबा है, उसके कारण प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी से नज़र वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन यथासंभव इन लोगों ने कई निर्देश देकर रखे हैं। और बीपीएससी 70वीं पीटी के परिणाम आने के बाद आयोग ने चौंकाने वाला खुलासा किया है और परीक्षा में आसान सवाल पूछे जाने के आरोप पर कड़ा जवाब भी दिया। आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह, सचिव सत्यप्रकाश शर्मा और संयुक्त सचिव कुंदन कुमार ने डेटा के साथ मीडिया को जानकारी दी है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार से। बीपीएससी 70वीं पीटी का परिणाम जारी हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह हैं, जिनसे हम पीटी रिजल्ट के साथ साथ अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, जो परिणाम आया है, सवाल उठ रहा था, हंगामा हुआ, और सबसे प्रमुख जो सवाल है कि क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी डाउन रहा। रिजल्ट कैसा रहा? देखिए, इस नैरेटिव को हम लोग उस समय तो खंडित नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं था। रिजल्ट अब तैयार हुआ है, तब जो डेटा है उस हिसाब से कोई भी समझ सकता है कि किस तरह की बात कही गई है जी। 3,29,000 लोगों ने इस मुख्य पीटी परीक्षा को दिया, जिसमें से 66% लोग 2,03,000 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो जीएडी द्वारा निर्धारित है वो तक नहीं ला पाए। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 40%, यानी 150 में 60 नंबर मिनिमम आपको लाना है, उसके नीचे में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। उसी तरह हर कैटेगरी में बना हुआ है। तो 2,03,000 यानी लगभग 66% लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक नहीं ला पाए। इससे आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिल्कुल ही मध्यम से लेकर के टफ ही कहेंगे इसको, और निगेटिव मार्किंग होने के चलते बहुत सारी गलतियां लोगों ने की हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, ये कहा जा रहा था कि कट ऑफ 110-120 जाएगा। 100 से ऊपर नंबर लाने वाले मात्र 1181 लोग हैं 3,29,000 लोगों में। एक लड़का है जो 120 से अधिक अंक लाया है 3,29,000 लोगों में, और नैरेटिव बिना बात का क्रिएट किया जाता रहा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, दरोगा के लेवल का है, सिपाही के लेवल का है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या मानते हैं, 150 जो पूर्णांक है, उस पूर्णांक में 120 लाने वाले एक ही अभ्यर्थी अभी तक दिखाई दिए हैं? जी हाँ, और यही बात है जो नैरेटिव क्रिएट किया गया, जो भ्रांतियाँ फैलाई गई कि बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, पैटर्न जरूर चेंज है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, एनालिटिकल कम, लेकिन छात्र का ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे ये आयोग पर छोड़ दीजिए। अगर क्या बीपीएससी को किसी प्रकार की सूचना मिली है कि TRE-4 कब से लेना? नहीं, अभी आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं है। इंटरनल तैयारी आपकी कैसी है? नहीं, ये आने के बाद आता है, तो हम लोग को अगर रिक्विजिशन आता है उसके बाद हम लोग तैयारी से। आप तो तैयार होंगे ना? हाँ, हम तैयार हैं। इस तरह से तो 3 परीक्षा बीपीएससी ले चुका है, चौथा भी ले लेगा। चौथा भी ले लेगा, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी मुस्कुराहट बता रही है TRE-4 का इंतजार आप भी कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास ऑलरेडी कई एग्जाम है, आएगा तो ले लेंगे हम लोग। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह थे, सभी सवालों का जवाब दे रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो ये है कि जो बीपीएससी 70वीं पीटी का परिणाम जारी हुआ है, जो सवाल खड़े हो रहे थे कि आसान सवाल पूछे गए, उन आसान सवालों का जो जवाब मिला है वो सुनकर, आंकड़े सुनकर और देखकर आप भी चौंक जाएंगे। क्योंकि 120 नंबर, 150 जो पूर्णांक है उसमें 120 नंबर लाने वाले 3,29,000 में एक परीक्षार्थी ही शामिल हो सके हैं। बाकी जो है, अगर बात करेंगे, कई आसान सवाल है, उसका गलत जवाब जो है अभ्यर्थियों ने दिया है। इसके साथ साथ TRE-4 को लेकर इन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जब पत्र आ जाएगा हम तैयार हैं। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर पहुंचे बिहार बीजेपी अध्यक्ष और भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध का जनक लालू तेजस्वी यादव का परिवार है। तेजस्वी जी का परिवार, लालू जी का परिवार अपराध के जनक हैं। जनक का पिताजी होते हैं, माता पिता। अपराध को पैदा करने वाले, अपराध की प्रवृत्ति को संस्कार बनाने वाले, ये हमारे प्रतिपक्ष का ही पूरा परिवार जो है उसके जनक हैं।
तो जब वो पैदा किए हैं तो समेटने में तो समय लगता ही है। मोकामा गोलीबारी कांड पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गोलीकांड के सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया है, अब न्यायालय तय करेगा कौन बाहर रहेगा कौन अंदर रहेगा, बिहार में सुशासन का राज स्थापित रहेगा। नीतीश कुमार जी का शासन है और आज आप देख रहे हो सभी लोगों ने सरेंडर किया, सभी लोग जेल में हैं। ये न्यायालय तय करेगा कि कौन बाहर रहेगा कौन अंदर रहेगा, लेकिन बिहार में कानून का राज स्थापित है। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन को साकार करते हुए ब्रिज के नीचे की जगह का खेल परिसर के रूप में तब्दील कर दिया। अहमदाबाद नगर निगम ने खेल परिसर को बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोटा वार्ड में CISF रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे नवनिर्मित खेल परिसर का उद्घाटन किया। 3.5 करोड़ की लागत से बने इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस, बॉक्स, क्रिकेट, बास्केटबॉल, पिकल बॉल और वॉलीबॉल समेत विभिन्न खेलों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक स्कूनर, शतरंज, लूडो और कैरम जैसे खेल, इंडोर खेलों का आनंद ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर अहमदाबाद के साथ सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, गांधीनगर में ऐसे 10 खेल परिसर ब्रिज के नीचे तैयार किए जा रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए। गुजरात के गृह और युवा और खेल मंत्री हर्ष सांघवी ने इस देश के लिए गर्व का विषय बताया है। प्रधानमंत्री जी जब अपने पिछले दौरे पे गुजरात आए थे तब एक बैठक में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आइडिया गुजरात सरकार के साथ शेयर किया। वो आइडिया में उन्होंने खास तौर पे जो ओवर ब्रिजेस है उसके नीचे की जगहों को सही तरह से कैसे इस्तेमाल किया जाए और इसके माध्यम से युवा खेलकूद में व्यस्त रहे, बुजुर्ग अपना समय पसार कर पाए, इसी के साथ साथ नए लोगों को रोजगारी मिले, खाने के स्टॉल्स हो, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रधानमंत्री जी ने ये जो सोच दी, ये सोच को एग्जीक्यूट करते करते गुजरात सरकार द्वारा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कुल मिला के 10 जितने ब्रिजेस में ये व्यवस्था करने जा रही है। रिलायंस जियो ने जियो भारत फोन पर एक नई और क्रांतिकारी सेवा फ्री फॉर लाइफ साउंड पे की शुरुआत की है। ये फीचर छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए एक वरदान साबित होगा। जियो साउंड पे UPI भुगतान की पुष्टि के लिए ऑडियो अलर्ट प्रदान करेगा, जिससे व्यापारियों को किसी अतिरिक्त साउंड बॉक्स की आवश्यकता नहीं होगी। अब तक छोटे व्यापारियों को हर महीने साउंड बॉक्स पर 125 रुपए का खर्च करना पड़ता था। जियो साउंड पे के लॉन्च के साथ जियो भारत फोन उपयोगकर्ता हर साल 1500 रुपए की बचत कर सकेंगे। जियो के इस कदम से छोटे दुकानदार मालिकों, सब्जी विक्रेताओं और छोटे व्यवसायों को सीधा लाभ पहुंचेगा। जियो का ये कदम डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस फीचर का उद्देश्य भारत के छोटे कारोबारियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इस मौके पर जियो ने वंदे भारत के एक आधुनिक संस्करण को लॉन्च किया, जिसे जियो साउंड पे के साथ जोड़ा गया है। ये नया संस्करण स्वतंत्रता संग्राम की भावना और समकालीन संगीत की धारा का संगम है। जियो साउंड पे अब सुने इंस्टेंट पेमेंट कंफर्मेशन बिल्कुल फ्री। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।